फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है नेशनल इनकम, जिसमें मैं पूरा थ्योरी पार्ट कराऊंगा। इस वीडियो में केवल थ्योरी पार्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स ले लेंगे। जो हम तीनों मेथड से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। इसमें केवल मैं थ्योरी पार्ट के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी आएगा, आधा थ्योरी पार्ट आएगा और आधे न्यूमेरिकल्स आएंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम ही ले लीजिए कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। देखिए, आप परिवार के तौर पे समझिए, आपके परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं। वो 5 लोग क्या क्या कमाते हैं पूरे महीने, तो उनका हिसाब, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, सबसे बड़ा मतलब जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री, वैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उन सबको उनको 5 बेटों का हिसाब लेना होता है कि तुमने क्या कमाया, तुमने क्या कमाया। मान लो सबने 10-10 हज़ार कमाया, तो उनको 50,000 उन बुजुर्ग को देने पड़ेंगे, यानी अपने पिताजी को देने पड़ेंगे 50,000। तो वो उस घर की एक पारिवारिक आय है। अब ऐसे ही पूरे राष्ट्र में कितने लोग हैं? 1.5 अरब लोग हैं। वो अपनी अपनी सैलरी कमाते हैं, पर मंथ कमाते हैं, पर ईयर कमाते हैं, जो भी कमाते हैं वो अपनी सैलरी कमाते हैं। तो उन सैलरी उन्हें देनी नहीं पड़ती, वो खुद का खर्चा निकालते हैं। लेकिन देश के रूप में तो ये देखा जाता है कि वो सैलरी देश की है, क्योंकि वो देश में कमाई गई है। इसलिए सरकार उसको अपनी मतलब राष्ट्र की आय में गिनती है उसे, और उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए कैसे। एक लेखा वर्ष यानी कि एक अल्प ईयर में के दौरान देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि एक वर्ष के ऊपर निकाली जाती है नेशनल इनकम, कि एक वर्ष के अंदर जितने भी व्यक्तियों ने कमाई की है उन सब का जायज़ा लेती है सरकार, और उन सबको नेशनल इनकम में शामिल करती है। देखिए, हर देश की अलग राष्ट्रीय आय होती है। हमारी देश की राष्ट्रीय आय कुछ है तो अलग देश की कुछ और है। और ये निकालते कैसे हैं, इसका सामान्य से एक फॉर्मूला होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जो नेशनल इनकम निकालते हैं उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कुल आय और टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन। तो अगर हम मान लीजिए कुल राष्ट्रीय आय और टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं हम, तो पर व्यक्ति आय आ जाती है, पर पर्सन इनकम आ जाती है कि एक व्यक्ति की आय कितनी है। ये एवरेज निकलती है, कभी भी सटिंग नहीं निकलती। तो एवरेज निकाल लेते हैं, तो ऐसे ये राष्ट्रीय आय निकलती है। आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना ज़रूर। सॉरी। अब देखिए, नेशनल जो इनकम होती है उनमें हमें दो बातों को ध्यान में रखकर नेशनल इनकम निकाली जाती है। एक तो फैक्टर इनकम को ध्यान में रखकर, और एक नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि कारक आय और सामान्य निवासी, इन दोनों को ध्यान में रखकर हमें ये नेशनल इनकम निकाली जाती है। आप पेपर में लिख सकते हैं डेफिनेशन के साथ। अब हमें मेथड देखना है। मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए ये लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें आप याद कर लीजिए। मेथड इसके 3 होते हैं। 3 मेथड दे रखे हैं हमारी बुक में भी। तो इसके 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला इनकम मेथड, जिसे हम हिंदी में आय विधि भी कहते हैं। दूसरा वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम मूल्यवर्धित विधि या उत्पादन विधि भी कहते हैं। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि। तो इन तीनों में से कैसे निकलता है, देखिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि तीनों मेथड, तो चलो आपको ये समझ में आएगा कि 3 मेथड है, लेकिन तीनों मेथड का अलग अलग अर्थ क्यों है ये देखिए। आय जो विधि होती है उसमें ये लिया जाता है कि पूरे वर्ष जितने कर्मचारी होते हैं उनकी कितनी आय होती है। देश के जितने भी कर्मचारी होते हैं सभी को कर्मचारी के रखा जाता है, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी सबको कर्मचारी के रूप में रखा जाता है। सबको एम्प्लॉयज़ के रूप में रखा जाता है, और उनकी आय की गणना की जाती है, वो आय विधि होती है। मूल्यवर्धित विधि या उत्पादन विधि कह लीजिए, इसका मतलब है कि देश में कुल एक वर्ष में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके आधार पर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तीसरा है व्यय विधि, कि एक वर्ष में
देश में कितना खर्चा हुआ है, कितना किस पे लगा है, कितना स्वास्थ्य सेवा पे, कितनी शिक्षा पे, इन तीनों तीनों का मेल झोल एक में होता है, लेकिन इन अलग अलग राष्ट्रीय आय इनसे निकाली जाती हैं। तो आप तीनों विधियाँ आपको याद रखनी है। पेपर में पूछा जाता है कि नेशनल इनकम की तीनों विधियाँ बताइए। अब जीडीपी पे आ जाइए जी। जीडीपी आपको पता है क्या होती है? नहीं पता तो बताता हूँ मैं। जीडीपी देखिए, आप अक्सर सुनते हैं भारत की जीडीपी घट गई, भारत की जीडीपी बढ़ गई। अब देखिए 2022 में 2021 की बात है, जो भारत की जीडीपी थी वो 3.8 ट्रिलियन थी, और हाल ही में अभी की बात है भारत जीडीपी में 5वें स्थान पर आ गया है, यानी कि ब्रिटेन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। तो ये जीडीपी होती क्या है? देखिए, हमारे जो भारत में ये भी एक वर्ष पर लिया जाता है, पूरे वर्ष में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी या तो प्रोडक्शन हो या फिर उनका बचत हो, प्रोडक्शन हो बचत हो, सबको मिलाकर जीडीपी निकाली जाती है। मतलब पूरी देश का एक तरीके से खर्चा और बचत, इन दोनों को मिलाकर जीडीपी निकाली जाती है। तो जीडीपी भी दो प्रकार की होती है, एक नॉमिनल और एक रियल जीडीपी। ये वाली जो जीडीपी है, इससे ही हमारी भारत की जीडीपी का पता लगता है। ये वाली जो जीडीपी है, ये हमारी भारत की रियल जीडीपी में जोड़ी नहीं जाती, यानी कि ये जीडीपी तो है, लेकिन ये हमारी रियल जीडीपी में नहीं जोड़ी जाती, ये अलग है और ये अलग है। तो इन दोनों को समझते हैं क्या है ये। नॉमिनल जीडीपी को हिंदी में मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं। और आपको जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं पता तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखिए मौद्रिक जीडीपी क्या होता है, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। मौद्रिक जीडीपी से अभिप्राय है एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं से है, जिसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों से है। ये जो नापी जाती है वो चालू वर्ष की, यानी कि ये चलती ही रहती है हमेशा मौद्रिक जीडीपी। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे ये मौद्रिक जीडीपी बढ़ती रहती है, लेकिन इसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती, और इसकी ना इसमें जीडीपी जोड़ी जाती है। अगर ये जीडीपी हमारी जोड़ी जाए तो हमारी जीडीपी काफ़ी पिक लेवल पर हो, यानी कि बहुत ऊपर हो हमारी जीडीपी, ये जोड़ी जाए तो। लेकिन ये जोड़ी नहीं जाती क्योंकि ये चालू वर्ष की कीमतों पर आधारित होती है। लेकिन अब जो वास्तविक जीडीपी होती है वो क्या होती है? देखिए, वास्तविक जीडीपी भी एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाओं से है, इसका अनुमान आधार वर्ष पर। आपको दो शब्द याद रखने हैं, डेफिनेशन दोनों की एक है, लेकिन उसमें आपको ये लिखना है कि चालू कीमतों पर आधारित होती है, और इसमें यह लिखना है आपको कि आधार कीमतों, यानी कि स्थिर कीमतों पर। इसकी कीमतें हैं जो स्थिर रहती हैं, लेकिन जो इसकी कीमतें हैं वो बदलती रहती हैं। ये आपको दोनों में अंतर देखना है, दोनों में मैं अंतर बता रहा हूँ। एक तो अंतर ये हो गया कि ये चालू वर्ष पर आधारित है, एक ये कि इसकी कीमतें बढ़ती रहती हैं। जैसे महंगाई बढ़ी तो इसकी कीमतें बढ़ गई, महंगाई घटी तो इनकी कीमतें घट गई। मतलब कुछ ऐसे सामान है, जैसे आटा ले लीजिए आप, महंगाई बढ़ी तो उसकी कीमत भी बढ़ गई, महंगाई घटी तो भी उसकी कीमत, ऐसे पेट्रोल डीजल कुछ भी ले लीजिए आप, ये मौद्रिक जीडीपी में आते हैं। लेकिन वास्तविक जो जीडीपी होती है उसमें वो देश की राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है। आप देखिए, नेशनल जो इनकम होती है उसके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट आपकी बुक में बता रखे हैं, आपको ये समझना है, एक फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफ़र इनकम, कारक आय और एक हस्तांतरण आय। दोनों में देखिए, दोनों में मतलब अंतर क्या है ये देखिए। पहले तो आप इसको अभी भूल जाइए कि ये क्या है। सबसे पहले आपको फैक्टर इनकम समझना है। फैक्टर इनकम क्या है? देखिए, फैक्टर इनकम के लिए आपको मजदूरी करनी पड़ती है, बिना मजदूरी के आपको कोई भी ये फैक्टर इनकम प्राप्त नहीं होगी, यानी कि ये आय प्राप्त नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो कर्मचारी होते हैं वो मासिक आय प्राप्त करते हैं, तो वो हम फैक्टर इनकम में जोड़ेंगे। जैसे ऐसे और भी ब्याज, लाभ और मजदूरी आदि, ये सब फैक्टर इनकम के उदाहरण हैं। यानी कि फैक्टर इनकम एक ऐसी इनकम है जिसके द्वारा हम अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। सीधे सीधे समझ लिए आप, इसमें आप अपना परिश्रम करके, परिश्रम से आपको आय प्राप्त होती है, ये समझ लीजिए आप। लेकिन जो ट्रांसफ़र इनकम है इसमें आपको परिश्रम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने पूरी स्कूल में टॉप किया तो उसके लिए आपको प्राइज़ मिला, तो वो प्राइज़
आपको उसमें पैसे मिले, मान लीजिए आपको 5,000 10,000 कोई भी पैसे मिले, तो वो तो सरकार द्वारा मिला है, उसका आपने वैसे ही मान लीजिए आपने वैसे मेहनत की है, लेकिन आपको दिन भर काम तो नहीं करना पड़ता जैसे और मजदूरों को करना पड़ता है, तो वो हस्तांतरण आय आपकी। और भी एग्जांपल दे दीजिए, जैसे छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं, जो हमारी माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट होते हैं, SC OBC, उनको भी तो छात्रवृत्तियाँ मिलती है, क्या फिर उनको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा? नहीं। नागरिकों को बुढ़ापा पेंशन, तो ये सब ट्रांसफर इनकम है, यानी कि हस्तांतरण आय है। इनमें मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ये सरकार द्वारा उपलब्ध सेवाएं हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन इसमें आपको मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते हैं, वो ये है बूंद बूंद इकट्ठा करके आपको पैसे जोड़ने होते हैं इसमें। लेकिन इसमें आपको सब कुछ फ्री में दिया जाता है। वैसे जो नागरिकों को जो पेंशन मिलती है वो भी तो सरकार के द्वारा ही दी जाती है। अब देखिए, इनकम जो होती है वो एक नेशनल होती है और एक डोमेस्टिक होती है, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो दो आधार पर की जाती है। एक तो हमारे देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, हमने देश के अंदर ही कितना लेन देन किया है, अपने देश की बात हो रही है। जैसे आप परिवार के ऊपर आ जाइए, आपको इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। आपका एक परिवार है, अगर आप उसके अंदर ही सारा लेन देन करते हैं, एक भाई को दूसरा भाई देता है, दूसरे भाई को तीसरा भाई देते हैं, उसके अंदर ही लेन देन करते हैं, तो वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन आप दूसरे को भी कर्जा उधार देते हैं, यानी कि दूसरे पड़ोसी से भी कर्जा लेते हैं और उससे भी उसे देते भी हैं लेते भी हैं, तो वो नेशनल में आएगा। अब ऐसे ही देश की बात होती है, अगर एक देश के अंदर, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर आय की गणना की जाती है तो वो घरेलू होती, डोमेस्टिक होती है। लेकिन विदेशों से भी हम लेन देन करते हैं, विदेशी विनिमय भी हम करते हैं, तो वो नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है। तो नेशनल और डोमेस्टिक में ये मुख्य अंतर है कि नेशनल में हमें विदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन डोमेस्टिक में हमें अपने देश का ही ध्यान रखना पड़ता है केवल। तो ये दोनों, ये आप समझना, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद की अवधारणा क्या है। उत्पाद की अवधारणा के दो कारक हैं, एक तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP और एक NDP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों को आपको समझना है। देखिए क्या है, सभी लिखा, ग्रोस को मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP मैंने आपको बताया अभी, GDP वही होती है कि हमारे देश की जो एक वर्ष में जो सेवाएं उपलब्ध होती हैं, वस्तुएं या सेवाओं, उनको जोड़ा जाता है। लेकिन इनमें NDP और GDP में मुख्य अंतर क्या है कि जो GDP होती है उसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, यानी कि जो वस्तु जिस कीमत पर मिल रही है उसी कीमत पर मिलेगी। जैसे आपको कोई घर का सामान खरीद के लाते हैं, जैसे आप चीनी खरीद के लाते हैं, उस चीनी की जो कीमत है वही तो रहेगी, उसकी बदलती नहीं कीमत। लेकिन जो नेक्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें कीमत बदलती है। देखिए कैसे, GDP आपको समझ में आया। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे भोजन, किराया, स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भी लिख लीजिए, और घरेलू सामान जो भी होते हैं, इनकी मतलब कीमत स्थिर रहती है, एक जैसी रहती है। लेकिन अब NDP आप समझिए। देखिए NDP क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़िए। किसी भी अर्थव्यवस्था का वह GDP जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें जिस रेट पर हम सामान खरीदते हैं ना, तो उसकी कीमत घट जाती है। जैसे आपने कभी ना कभी सेकेंड हैंड तो मोबाइल ख़रीदा ही होगा, तो आपने जिस कीमत पर आप खरीदते हैं, मतलब आपने 20,000 का ख़रीदा है, मतलब सेकेंड हैंड की बात छोड़िए, आपने नया मोबाइल ख़रीदा है, आपने 20,000 का ख़रीदा है, आप उसको सेकेंड हैंड में बेचना चाहते हैं, तो क्या 20,000 में वो बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। तो इसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं। जैसे मकान में होने वाली मूल्य कटौती, जैसे आपने मकान कोई भी ख़रीदा है, आपने 20 लाख का ख़रीद लिया, तो क्या वो उसमें बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। उसकी रेट कम होगी, चाहे 1 लाख रुपये कम हो, 50,000 कम हो। कोई भी चीज़ जब पुरानी होती है तो कम उसकी रेट कम ही होती है। इलेक्ट्रिक सामान में मूल्य कटौती है, जैसे आपने कोई भी TV खरीदी तो वो उतने में बिकेगी नहीं, हालांकि आप उसे
उसे नई रखें वैसी भी रखें, लेकिन वो उतनी में बिकेगी नहीं। आपने फ़ोन लिया है, फ़ोन का मैंने अच्छा उदाहरण दिया है, तो ये नेट होते हैं, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। लेकिन जीडीपी में ऐसा नहीं होता। जीडीपी में हर वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट था। अगर आपको इसका न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट चाहिए तो आपको कमेंट में बताना होगा, और कम से कम इस वीडियो पे 1K व्यूज़ आने चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स पार्ट आएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि आपको न्यूमेरिकल्स पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।